आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आज आपके लिए एक बड़ी खास वीडियो में लेके आया हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के कंप्लीट हमारा जो बुक्स हैं सारी स्टैटिक पोर्शन के लिए, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है ना, रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं करेंगे। कंप्लीट रिसोर्सेज की कौन सी वेबसाइट पे जाके क्या पढ़ना है और आपको कौन सी यहां पे सर्वे पढ़नी है, रिपोर्ट्स पढ़नी है, उस सब के बारे में बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे स्टैटिक पोर्शन के बारे में और बुक्स के बारे में। बुक्स के बारे में कितनी भी वीडियो आपने पहले देखी होंगी, मैंने भी आपको बताई होंगी, पहले भी आपसे मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किए हैं स्क्रीनशॉट वगैरह, लेकिन आपको अभी क्लियर नहीं है। आज की इस वीडियो के बाद, इस वीडियो में सोर्सेज देखने के बाद प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, डाउट में नहीं आएंगे बुक्स को लेके कि कौन सी किताब हमें पढ़नी है। सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं, चैप्टर वाइज बताने वाला हूं एक एक बुक के बारे में कि किस बुक को कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब पढ़ना है और तरीका क्या है पढ़ने का। किसी भी किताब को प्रीलिम्स के लिए कैसे टैकल करेंगे, मेंस के लिए कैसे टैकल करेंगे, ये दोनों अलग बातें होती हैं। सारी चीजें बताऊंगा आज की वीडियो में, ध्यान से बने रहिए। सिलेबस के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा। सिलेबस से ही हमारे सोर्सेज भी निकल के आते हैं, तो फिर हम सोर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे बुक्स पे चलने से पहले थोड़ी सी जरूरी बातें कर लेते हैं जो आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है, आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले है यहां पे, here you will get to know best books which are necessary and useful। तो जो बेस्ट बुक्स हैं, जो एक्चुअली में जिनमें से कुछ आता है प्री या मेंस में, जो हमारे काम आती है, उन बुक्स के बारे में बात करेंगे। वही वाली बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए ठीक है। इसके बाद है मोर बुक्स इक्वल्स टू मोर टाइम। इसका मतलब क्या है कि आप ज्यादा किताबें पढ़ेंगे, इसका मतलब है आपको ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा इसका मतलब है कि आपका पहले दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने के जो चांस हैं वो कम होते जाएंगे। सीधी सी बात है। तो हमें यहां पे अपनी बुक्स को लिमिट में भी करना है, लेकिन सब बोल देते हैं कि लिमिट में करना है, करें कैसे, पता कैसे चले? इसमें तो 100 घंटे लग जाएंगे पता करने में कि कौन सी बुक का कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चलिए, इसके बाद है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। 2 तरीके की किताबें होती हैं दोस्तों। पहली है डायरेक्ट हिटिंग अ कंप्लीट पोर्शन। ऐसी किताब जो किसी भी एक पोर्शन को डायरेक्टली हिट करती हो, मतलब कि एक पोर्शन हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है, मान लीजिए GS2 में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड काफी सारे लाइनें लिखी हुई है। उन सारे पोर्शंस को एक सिंगल बुक एम लक्ष्मीकांत निपटा देती है। GS1 में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है, और आपका जो भी मॉडर्न का जो भी मींस कोर एरिया है, उसको स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा पूरी तरीके से निपटा देती है। तो कुछ तो ऐसी किताबें होती हैं, ठीक है ना। दूसरी होती है नीड्स टू स्टडी यहां पे सिलेक्टिवली, मतलब कि ऐसी किताबें जो पूरी की पूरी नहीं पढ़नी, सिलेक्टिवली पढ़नी है। उनके कुछ चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं जिनसे हमारा काम प्रॉपरली चल जाएगा। ओके, हियर यू मस्ट नो व्हाट टू स्टडी अदरवाइज टेक हेल्प। तो यहां पे आपको पता होना चाहिए इन किताबों में कि आपको क्या पढ़ना है, या फिर अगर आपको नहीं पता चलता है तो थोड़ी हेल्प लीजिए किसी की। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नेंस के लिए एक किताब है एम लक्ष्मीकांत की ही। इंडियन पॉलिटी अलग है, गवर्नेंस अलग है, ठीक है ना। गवर्नेंस के लिए उनकी एक किताब है। दूसरी में अगर आपको आपके सामने नाम लूं तो पवनीत सिंह करके यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को लेके एक किताब है। उन किताबों को पूरा नहीं पढ़ना है कवर टू कवर, उनको 50% भी मुश्किल से पढ़ना होता है। जितना जरूरी है सिलेबस के हिसाब से उतना ही हमें पढ़ना है। तो वो कैसे पता चले, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद है यहां पे वाइल स्टडिंग अ बुक स्टडी इट फॉर प्री एंड मेंस। जब भी आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए प्री एंड मेंस के लिए। सोर्सेज सेम है, प्री एंड मेंस में क्या डिफरेंस है पता है, वो अभी बताऊंगा यहां पे अगले पॉइंट में, ठीक है ना। सोर्सेज पूरे सेम हैं, वही किताबें पढ़नी है, बस तरीका अलग होगा। तरीका क्या होगा वो समझिए। प्री के लिए क्या करेंगे, जस्ट हाईलाइट टू रिवाइज एंड राइट P।
प्रीलिम्स में दोस्तों, प्रीलिम्स में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ यहां पे हमें वाइड कवरेज चाहिए। अगर हमने 2 बार किसी चीज को पढ़ के हम उसके ऊपर से निकल भी गए तो हम उसका आंसर प्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। प्री जो हमारा है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। हमारे सामने ऑप्शंस होते हैं, अगर हमने उस ऑप्शन के बारे में कहीं भी थोड़ा सा भी पढ़ा है तो हम उस आइडिया से एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर हमारे सामने 4 में से कोई एक है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन सारी किताबों को आपको हाईलाइट करते जाना है जो मैं आपको बताऊंगा, और उस पर पी लिखते जाना है। मान लीजिए कोई भी आपके सामने एक फैक्ट आएगा कि हाँ भाई ये फैक्ट है कि फलाने का ये नाम था, ये चीज थी, वो सब मैं आपको करके बताऊंगा। आप ये पूछ रहे थे ना कि पी एंड एम सर कैसे लिखे, कैसे पता चले हमें किताब को पढ़ते हुए कि प्रीलिम्स के लिए क्या है इसमें से और मेंस में क्या पूछा जाएगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा उसको आइडेंटिफाई कैसे करें और कैसे आपको पी एंड एम लिखते जाना है। तो आपको यहां पे क्या करना है, हाईलाइट करना है और पी लिख देना है, ताकि रिवीजन के टाइम पे आप उसको क्विकली ओवरव्यू कर सके, उसके ऊपर से गुजर सके जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि पूरी किताब तो आप पढ़ नहीं सकते। दूसरा है फॉर मेंस, क्या करेंगे, मेक माइंड मैप नोट्स आउट ऑफ दिस हाईलाइटेड पोर्शन इन अकॉर्डेंस टू दिस सिलेबस। तो आप यहां पे क्या करेंगे, मान लीजिए वही एम लक्ष्मीकांत किताब है, प्रीलिम्स में उसमें से क्वेश्चन आते हैं, वो आपने पूरी की पूरी पढ़ के उसको हाईलाइट कर दिया। ठीक है, हाईलाइट करने के बाद वो तो प्री का काम हो गया, लेकिन मेंस के लिए आपको कुछ सारी चीजें याद रखनी होती है। मेंस में आपके सामने कोई ऑप्शंस नहीं है, आपके सामने आंसर नहीं लिखे होते, आपको खुद के दिमाग में याद होना चाहिए और फिर उसको आप रिकलेक्ट करके क्वेश्चन देख के और उसको लिख सके। तो आपको नोट्स बनाने होंगे। अब ये नोट्स कैसे बनाने हैं वो अपने आप में एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा रिवीजन के लिए कैसे इफेक्टिव नोट्स बनाएंगे, माइंड मैप्स। लेकिन बेसिकली मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि जो सिलेबस है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा यहां पे जीएस पेपर 2 है, इसमें लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस में। ठीक है ना, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, ये एक कीवर्ड लिखा है हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग। ये आपको कहां मिलेगा, एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर नंबर 1 में। तो आपको इस कीवर्ड के लिए नोट्स बनाने हैं, एक माइंड मैप तैयार करना है अपना, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर दे सके। साथ ही साथ यहां से पढ़ने के बाद आप उसको 1-2 अलग सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट से थोड़ा पढ़ सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा जानकारी आप ले लेंगे तो उसको भी अपने माइंड मैप में ऐड कर लीजिए, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि सभी एम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। आप थोड़ा सा एक कदम अगर आगे जाएंगे, कुछ ज्यादा ऐड कर पाएंगे थोड़ा बहुत, तो वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद है, एक सेकंड गाइस, ये देखिए इसके बाद है यहां पे नेसेसरी एंड अननेसेसरी बुक। देखिए आप पूछते हैं 6 to 10 का सर क्या करना है, 11th 12th वाली जो एनसीईआरटी है उनका क्या करना है। काफी सारी ऐसी किताबें हैं जो हमारे ज्यादा काम की नहीं है, अननेसेसरी किताबें हैं, उनके बारे में भी मैं आज आपको बताऊंगा। स्लाइड में पूरा लिखा हुआ है, ये सारी स्लाइड्स आपके लिए टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, ताकि जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप उससे जाके रेफर कर सकते हैं। तो यहां पे हम नेसेसरी चीजों के बारे में बात करेंगे, अननेसेसरी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा विद रीजन कि क्यों नहीं पढ़नी है। देन इसके बाद है लेट अस अंडरस्टैंड द कंप्लीट सिलेबस फॉर कंप्लीट एग्जाम। अब बात करते हैं यहां पे कि चलिए हम जानते हैं पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट एग्जाम का। काफी सारे बच्चे तो यहां पे डाउट में रहते हैं कि सर प्रीलिम्स और मेंस में हमें डाउट है, हमें यही नहीं पता कि सिलेबस में डिफरेंस क्या है, क्या कोई डिफरेंस है भी या नहीं है, इंटरव्यू में पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या आता है। मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता देता हूं, प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस में 2-2 वर्ड का अंतर है। क्या है वो समझिए। मेंस में प्रीलिम्स से ज्यादा क्या है, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री है जीएस 1 में, और एक हमारा इथिक्स का पेपर है। ओके, चलिए आपका जो प्रीलिम्स है उसमें मेंस से ज्यादा क्या है, एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो दोनों में 2-2 वर्ड एक दूसरे से अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो यहां पे मेंस का पार्ट है, एक सेकेंड, हमारा जो मेंस है, मेंस का जो सिलेबस है उसी को हम अपना यहां पे बेस बना के चलेंगे। ठीक है ना, उसी में हमने एंशिएंट और मिडिवल को भी एक तरीके से ऐड कर दिया, तो हमारा पूरा प्रीलिम्स उसी में आ गया। हम तैयारी करेंगे मेंस के हिसाब से, उसमें पूरी की पूरी तैयारी हमारी प्रीलिम्स की भी होती जाएगी। ठीक है ना, तो ये मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या है प्री एंड मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट में। तो यहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या आता है, इंटरव्यू में बेसिकली आपका जो आपने पढ़ा है, जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, कोई इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, या आप कोई जवाब दे रहे हैं इंटरव्यू में, उसी जवाब में से क्वेश्चन निकाल के
आपसे दोबारा पूछ लिया जाएगा, या फिर आपके ऑप्शनल से रिलेटेड सबसे ज्यादा आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली मेंस के हिसाब से तैयारी करनी है, वो सबसे ज्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। फिर है लिमिटेड सोर्सेज, बेस्ट नोट्स और हाईलाइट, मल्टीपल रिवीजन्स, नोइंग द यूज बट हाउ। बोल देते हैं, सभी ये बोलते हैं कि लिमिटेड अपने रिसोर्सेज या सोर्सेज रखिए। कैसे रखेंगे लिमिटेड? आपको क्या पता क्या लिमिट है, कौन सी किताब छोड़ने कौन सी नहीं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं कौन से नहीं, ठीक है ना। बेस्ट नोट्स और हाईलाइट, जब आपको यहां पे लिमिटेड किताबों के बारे में या सोर्सेज के बारे में पता चलेगा, तब आप क्या करेंगे, बेस्ट तरीके के नोट्स बनाएंगे या बेस्ट तरीके से हाईलाइट करेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि वो आपके यहां पे उनको बोलिए हाईलाइट कीजिए, तो वो ऑलमोस्ट 50% वर्ड्स को या लाइंस को हाईलाइट कर देते हैं। अब वो कैसे रिवाइज करेंगे? आप कितना हाईलाइट करते हैं, कितना इफेक्टिवली, कितनी अच्छी क्वालिटी से और कितने अच्छे आप नोट्स बनाते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आपने कितना अंडरस्टैंड किया चैप्टर को। मैं आपको यहां पे ऐसा तरीका बता सकता हूं कि जिससे आप किसी भी चैप्टर को, किसी भी किताब को जो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उसको भी सिर्फ एक बार ही पढ़ने से आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। वो वीडियो आने वाली है, इस वीडियो के बाद दूसरी तीसरी वीडियो वही होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे नोट्स बना पाएंगे और कितना अच्छा हाईलाइट कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर बोल देते हैं मल्टीपल रिवीजन्स। आपको पता है रिवाइज कैसे करना है? आपने कितना रिवाइज किया है? आपने तरीका पता है आपको रिवीजन का? नहीं पता, वो भी वीडियो में आने वाला है। फिर है नोइंग द यूज। आपने पढ़ लिया, मान लीजिए आपने सिलेबस के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, आपने नोट्स बना लिए मेंस के लिए, ठीक है। लेकिन कुछ किताबें ऐसी हैं जो डायरेक्टली हिट नहीं करती एग्जाम में, लेकिन उनमें से आपके कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ऐसे में भी उनका यूज हो सकता है। जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 की, ठीक है ना, या फिर आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। उन किताबों को आपको नोट्स में कन्वर्ट करना है, माइंड मैप्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन नोट्स कैसे बनाओगे, उसके इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाओगे, उसको रिवाइज कैसे करोगे और उसको यूज कहां कर सकते हो, ये कैसे पता चलेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ, कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद देखते हैं लेट अस कॉन्ट्रैक्ट एंड इलेबोरेट द सिलेबस। देखिए हम क्या करते हैं, यूपीएससी की नोटिफिकेशन में सिलेबस लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान देना, ठीक है ना। उस सिलेबस को कई बार तो हम और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम दो तरीके से उसको देख सकते हैं। एक, उसको और ज्यादा खोल देते हैं, इलेबोरेट कर देते हैं, माइंड मैप्स में या वर्ड्स में अलग अलग वर्ड लिख देते हैं, उससे हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाती है। कई बार हम उसको और ज्यादा छोटा कर देते हैं, बड़े पोर्शंस में उसको हम बांट देते हैं उन कीवर्ड्स को, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कि उसका सिकुड़ना। तो आज हम यहां पे इसको छोटा करके एक बार देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। लेट अस सी द वेटेज ऑफ ईच पोर्शन। चलिए देखते हैं आज कि किस पोर्शन में से कितने परसेंट क्वेश्चन या कितने परसेंट आपके मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये आपको जानना है। लेट अस सी द सोर्सेज, और उसके बाद हम देखेंगे अपने सोर्सेज। ओके, चलिए जरा यहां पे एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं। आपका यहां पे GS1 है, प्लीज ध्यान देना, अपनी नोटिफिकेशन एक बार खोल लेना फोन में, लैपटॉप में, आपके पास अगर कॉपी है, पेजेस हैं, तो आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला GS1 में, पेपर 2 को बोलते हैं GS1, ठीक है ना। पेपर 1 में हमारे सामने जो पहली लाइन है GS1 में, वो है आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। ये एक पोर्शन हो गया GS1 का। दूसरा पोर्शन है अपना ये 2 लाइनें, मतलब कि आपकी मॉडर्न हिस्ट्री प्लस में उसमें फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद है हमारा तीसरा पोर्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब कि आजादी के बाद का भारत, ठीक है ना। फिर हमारे पास है वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन, ये वाली लाइन। कितने पोर्शन हो गए? 1 2 3 4। इसके बाद है इंडियन सोसाइटी का पोर्शन, सैलिएंट फीचर से लेके स्टार्ट करके ये जाएगा आपका सोशल एम्पावरमेंट तक, इतना, ठीक है। ये हो गया आपका एक और पोर्शन। उसके बाद है आपका यहां पे सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल जियोग्राफी से लेके और एंड का, ये जो 3 पॉइंट है, ये है आपका जियोग्राफी का पोर्शन। तो कितने हो गए? 1 जियोग्राफी का, 1 इंडियन सोसाइटी का, 2 वर्ल्ड हिस्ट्री, 3 पोस्ट इंडिपेंडेंस, 4 मॉडर्न हिस्ट्री, 5 और आपका इंडियन कल्चर हो गया 6, ठीक है। बात करते हैं पेपर नंबर 2 के बारे में, पेपर मतलब कि GS पेपर 2 के बारे में। इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लेके और आपका मान लीजिए
स्टैच्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज तक। ये जो लाइन है ना, ये सीधी आपकी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन में आती है, जो एम लक्ष्मीकांत से आपका ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेके और आपका इश्यूज, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी, यहां तक ये आपका गवर्नेंस प्लस में सोशल वेलफेयर का पोर्शन है। कहां से लेके कहां तक? आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेके और रोल ऑफ सिविल सर्विसेज तक, मतलब कि ये दूसरा पोर्शन हो गया। कई बार इसी को, गवर्नेंस को और सोशल, आपका जो वेलफेयर है, सोशल सेक्टर है, इसको अलग करके भी देख लेते हैं। तो कई बार इसको हम दो में भी देखते हैं, कई बार एक में भी। फिर है आपका IR, मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से लेके और आपका नीचे तक। चलिए फिर पेपर नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। ये काफी ज्यादा स्कैटर्ड है, थोड़ा सा समझा देता हूं। ये देखिए, इंडियन इकोनॉमी यहां से शुरू होती है, इकोनॉमी आपकी यहां तक गई। उसके बाद जो मेजर क्रॉप्स एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, ये आपके एग्रीकल्चर में भी काउंट कर लेते हैं, इकोनॉमी में भी। वैसे ये एग्रीकल्चर का पोर्शन है, चलिए ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये पूरा का पूरा फार्म सब्सिडी से लेके एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा का पूरा पोर्शन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, आपका लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया हो गया। उसके बाद बीच में ये फिर दोबारा से इकोनॉमी का पोर्शन आ गया, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन का हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गया। ये हो गए आपके दो पोर्शन, एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी। फिर इसके बाद एक पोर्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कहां तक है? ये तीन, ये वाली तीनों, ठीक है। इसके बाद है एनवायरमेंट, ये एक लाइन यहां पे। उसके बाद एक पोर्शन आता है डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, वो एक पोर्शन हो गया। और उसके बाद पूरा का पूरा है हमारी इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो हमारी सिक्योरिटी है, वो वाला। फिर आता है पेपर नंबर GS4 हमारा। इसमें क्या है, काफी सारे कीवर्ड्स हमें दिए गए हैं, इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारे क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर के, और जो दूसरा है वो है हमारा केस स्टडीज, जो 120-30 नंबर के आसपास की आती है, मतलब कि 50-50। चलिए अब इसको थोड़ा सा इजी बना देते हैं। ध्यान देना दोस्तों एक बार, अभी तक ऐसा कुछ आपने शायद नहीं भी देखा हो। तो ये आपके सामने है UPSC CSE मेंस पोर्शंस, बुक्स फॉर स्टैटिक्स, आपका स्टैटिक पोर्शन के लिए, ठीक है ना। GS1 में बात करते हैं, ध्यान देना, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। GS1 में आर्ट एंड कल्चर से 10% आपके मार्क्स निकल के आते हैं, मतलब कि 10% मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इसकी वेटेज है ये परसेंटेज में, ठीक है ना। तो आर्ट एंड कल्चर जो पोर्शन है वो 10% की वैल्यू रखता है, एवरेज वैल्यू रखता है। और इसको हम कहां से पूरा कर सकते हैं? किताबों से। अभी मैं आपको इस पूरी स्लाइड में ये बताऊंगा कि कौन सा पोर्शन आप किसी किताब से पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, कौन सा पोर्शन आपको खुद करना पड़ेगा। खुद कहां से करते हैं? तो ये सेल्फ का मीनिंग क्या है, ये सेल्फ लिखा हुआ है, इसका मीनिंग पहले मैं आपको समझा देता हूं। मीनिंग ऑफ सेल्फ मतलब कि आपको सिलेक्टिव स्टडी करनी है किताबों से, इंटरनेट से, कोचिंग नोट से, इन अकॉर्डेंस टू द सिलेबस कीवर्ड्स। इनके लिए कोई किताबें नहीं है। ये जो पोर्शन जहां पे सेल्फ लिखा है ना, कोई अच्छी किताबें नहीं है। किताबें लिखी भी हुई हैं तो वो इतना ज्यादा असर नहीं डालती, या फिर उनको पढ़ने का फायदा नहीं है। तो आपको लिमिटेड अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे रिसर्च करके, सेलेक्टिवली, इंटरनेट से, बुक से, कहीं से भी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर। 10% है, बुक से कवर हो जाएगा। बुक्स क्या है अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा, सारी की सारी बुक, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री, 15 से 20% की वेटेज है, किताबों से पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें से बिल्कुल ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं, मिक्स होते हैं, जोड़ के देखते हैं। भारत देश के आजाद होने के बाद का आधा पोर्शन होता है, और उससे पहले वाले, देश आजाद होने से पहले कुछ आमतौर पे जोड़ के उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे नेशनलिज्म की उत्पत्ति कैसे हुई थी, नेशनलिज्म देश में शुरू कहाँ से हुआ, और आज़ादी के बाद देश में जो नेशनलिज्म था वो कैसा था, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है पिछले कुछ सालों से। कितने आते हैं क्वेश्चन? एक क्वेश्चन की एवरेज है तो 3% इसकी यहाँ पे वेटेज हो गई। फिर है वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता, तो 3% की इसकी वेटेज हो गई। ये आपको करना है खुद, आपको यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री भी खुद पढ़नी है। इंडियन सोसाइटी मेजर पोर्शन है, 35% इसकी वेटेज है। इसके लिए कोई किताब नहीं लिखी हुई है। वैसे बता देते हैं कि आप सोशियोलॉजी पढ़ लीजिए 11th-12th क्लास की,
कोई भी नहीं बताता, पागल बनाते हैं, सरेआम पागल बनाते हैं। सोशियोलॉजी नहीं पूछी जाती है, इंडियन सोसाइटी पूछी जाती है, उसके भी कुछ फिक्स टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। आप 70-80% जो आप 11th-12th की सोशियोलॉजी की किताबों में पढ़ते हो ना, वो फालतू की चीजें पढ़ लेते हो जो कहीं काम की नहीं है, जो सिलेबस में लिखी नहीं हुई है। आपको सोशियोलॉजी डिसिप्लिन नहीं पढ़ना है, हमें भारत के समाज के बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको इकोनॉमी का पोर्शन है हमारा GS 3 में, तो आपको यहां पे इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट में डिटेल में नहीं जाना है, आपको इंडियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे करेंगे? सेल्फ, खुद से करेंगे। कई सारी इसके बारे में बुक बताते हैं, राम आहूजा, ये वो, किसी भी बुक में सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं किया गया है पिन पॉइंट एक अच्छे तरीके से, तो ये हमें खुद करनी है। एक चीज और भी है, जहां भी सेल्फ लिखा हुआ है वो सारे पोर्शन मैं आपके कराने वाला हूं, उसके प्रॉपर नोट्स एंड माइंड मैप्स मैं आपको देने वाला हूं। जहां बुक लिखा हुआ है वो सारे पोर्शन आपको खुद को करने हैं। फिर आता है जियोग्राफी 35-40%, और इसको आप सीधा बुक से कवर कर पाएंगे अच्छे से। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि आपको क्या बुक से पढ़ना है और क्या आपको यहां पे मैं पढ़ाऊंगा, या फिर आपको सेलेक्टिवली नोट्स बनाने पड़ेंगे वेरियस सोर्सेज पे जाके। फिर बात करते हैं GS 2 में, तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ठीक है ना, M लक्ष्मीकांत वाला बेसिक पोर्शन, वहां से आपके 25 से 30% क्वेश्चन आते हैं, जिसमें करंट अफेयर का भी काफी रोल रहता है। ये नहीं है कि M लक्ष्मीकांत का स्टैटिक पढ़ के वो आपके सोल्व हो जाएंगे, सारे के सारे करंट अफेयर ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना, बुक से हो जाएगा। ओके, फिर है यहाँ पे 25 से 30% का मतलब क्या है वो भी समझ लीजिए। करीब करीब 60 से 70 नंबर का पोर्शन यहां से आता है। इसके अलावा जो बाकी का पूरा पेपर है करीब 180 नंबर का, 250 में से 180 के आसपास बच गए, वो आपको खुद ही प्रिपेयर करना होगा। उनके लिए कोई यहाँ पे प्रिसाइज बुक अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नेंस हो गया 25 से 30%, खुद तैयार करना है। सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर 20% हो गया, खुद तैयार करना है। इंटरनेशनल रिलेशंस 20 से 30% हो गया, खुद तैयार करना है। अब किताबें हैं इनके लिए, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं GS 3 के बारे में। इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट 25 से 30% इस पोर्शन की वेटेज है एवरेज तौर पे। बुक से इसको कवर कर सकते हैं। बेसिक जो है ना, हमें बेसिक्स पता होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी के बारे में, ठीक है ना, वो आपके बुक से कवर हो जाएंगे। बाकी का आपका सबसे ज्यादा जो पोर्शन इसमें आएगा ना, वो आएगा आपका करंट अफेयर से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। या फिर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया से, बजट से, यहां से निकल के आएगा, ठीक है ना, इंडिया ईयर बुक हो गई, इन सब चीजों से आएगा। फिर है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर 15 से 20% की वेटेज रखता है आपके पेपर में एवरेज, और ये आपको खुद प्रिपेयर करना है सेल्फ, ठीक है ना। साइंस एंड टेक का पोर्शन है 20 से 25%, ये आपको सेल्फ खुद प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। साइंस एंड टेक में कोई आपके साइंस की किताबों में से क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस में जाके पढ़ना, बाकी मैं कीवर्ड्स तो आपको दे ही दूंगा, तो वहां से पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ प्रिपेयर करने हैं, जो कि मैं कराने वाला हूं, ठीक है। फिर है, और ये आपके मेजरली वैसे अगर आप देखोगे ना, तो आपके करंट अफेयर से ही हो जाएंगे। एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी 5 से 10% की इसकी वेटेज है। प्रीलिम्स में इसकी वेटेज बड़ी ज्यादा है एनवायरमेंट पोर्शन की, क्योंकि जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो सिविल सर्विसेज के लिए और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए सेम होता है, इसलिए क्वेश्चन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को लेके ज्यादा आ जाते हैं। वो हमारे लिए क्वेश्चन नहीं बने हैं, इस चीज को याद रखना। 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आप 5 ही सोल्व कर पाओगे, ठीक है ना, कितना भी पढ़ लेना, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। तो अगर आप देखोगे आपका एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है वो यहाँ पे मेंस में काफी डाउन है, काफी कम है, ठीक है ना। फिर है डिजास्टर मैनेजमेंट, 5% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? बुक प्लस सेल्फ। यहाँ पे जो बुक है वो मैं आपको बता दूंगा, प्लस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इसके लिए जाना पड़ेगा, वो भी बता दूंगा। फिर है इंटरनल सिक्योरिटी, आपकी यहाँ पे 20% इसका पोर्शन है, बड़ा पोर्शन है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा किताब से कवर हो जाएगा, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। GS 4 में अगर जाएंगे तो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिलेबस, आपके सिलेबस में जितने भी कीवर्ड लिखे हुए हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे वो होते हैं आपके 50% मार्क्स को, करीब 120-30 नंबर का पोर्शन आपका यहाँ से आता है। कहाँ से तैयार करेंगे? या तो सेल्फ खुद से तैयार करेंगे, आजकल जो स्मार्ट एस्पिरेंट है वो ज़्यादा खुद ही तैयार कर रहे हैं। बेसिक कीवर्ड्स की डेफिनेशंस लिख लेना, उनको अच्छे से समझ लेना, वही इनफ है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको फैक्ट्स वगैरह इतने ऐड नहीं करने होते। यहाँ पे ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है, ज़्यादा अच्छे से आपको यहाँ पे एक मैच्योरिटी से आंसर लिखना होता है, ठीक है। ओके,
फिर इसके बाद है यहाँ पे डेफिनेशन आपको पता है, बाकी आप आंसर लिख ही सकते हैं। तो सेल्फ और बुक में अगर जाएंगे तो बुक भी मैं आपको बता दूंगा। फिर है केस स्टडीज, 50% इसका यहाँ पे वेटेज है, 120 से 30 नंबर की आ जाती है। तो इसको आपको यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस से ही पूरा प्रिपेयर करना है। हाँ, किताबें आती हैं तो किताबों से पढ़ सकते हैं या इंटरनेट से भी कुछ केस स्टडीज पढ़ सकते हैं, या फिर आपकी जो टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनके आप यहाँ पे जो आंसर शीट हैं वो एक बार देख सकते हैं, उन्होंने केस स्टडीज को कैसे सोल्व किया था। चलिए अब बात करते हैं किताबों के बारे में। जब किताबों के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? बुक्स, व्हाई, व्हेन, व्हाट, हाउ। कोई भी किताब जब आएगी तो वो आपको क्यों पढ़नी है ये बताऊंगा, कब आपको पढ़नी है ये बताऊंगा, ठीक है ना, उसमें क्या क्या पढ़ना है ये बताऊंगा, और कैसे पढ़नी है ये बताऊंगा। ये बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा जरूरी किताबों के बारे में। शुरू करते हैं एनसीईआरटी से, ठीक है ना। एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे तो आपकी हिस्ट्री की क्लास 12 की जो नई वाली थीम 1, 2 एंड 3 है वो आपको पढ़नी है। अभी कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि सर वो नहीं पढ़नी क्या, सतीश चंद्रा या आपकी जो आर.एस. शर्मा वगैरह है, नहीं पढ़नी। जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं ये किताबें प्रीलिम्स के लिए हैं, पहली बात ये समझिए। प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यू एनसीईआरटी से आते हैं, ना कि पुरानी एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप देखेंगे सतीश चंद्रा या आर.एस. शर्मा वो एनालिसिस टाइप की किताबें हैं। अगर उन मेंस के लिए अगर वो होती, मेंस में अगर वहां से क्वेश्चन आते तो वो अच्छी थी, लेकिन फैक्ट्स के लिए अच्छी नहीं है। और आपके जो एग्जामिनर हैं वो इन्हीं को रेफर करते हैं, न्यू एनसीईआरटी को, ठीक है ना। तो ये आपको करनी है। 2 फायदे हैं और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। वाई मैंने बता दिया क्यों पढ़ना है, दूसरा वाई भी बता देता हूं। आपका आर्ट एंड कल्चर का काफी सारा पोर्शन इन वाली किताबों से कवर हो जाता है, आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है ना। वो भी टाइम के हिसाब से, क्योंकि उनमें दिया हुआ है। व्हेन, कब करनी है आपको ये किताबें? ये प्रीलिम्स में क्योंकि ज्यादा काम आती है तो आप प्रीलिम्स के 2 महीने पहले ही इन किताबों को पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, मान लीजिए अभी 8 महीने हैं या 2022 वाले बच्चे हैं, वो अभी से तैयार करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, जब आप कोई किताब आज आप पढ़ते हो तो उसको आपको रिवाइज भी करना है। तो आप उसको, अगर जो 2021 वाले बच्चे हैं वो उसको 6 महीने तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 8 महीने तक प्रीलिम्स तक। जो 2022 वाले बच्चे हैं वो 1.5 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, या तो रिवाइज करते रहना या फिर उसको भूल जाओगे फिर आप, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल प्रीलिम्स से जब यहाँ पे कुछ महीने रह जाएंगे, 2 महीने 2.5 महीने रह जाएंगे, तभी इन किताबों को पढ़ना, और आपको ज्यादा याद भी रहेगी और उसी टाइम इनका रिवीजन कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाउ, कैसे पढ़ना है? सिर्फ हाईलाइट करना है। प्रीलिम स्पेसिफिक किताबें हैं, हाईलाइट करके छोड़ देना है, 2-3 बार रिवाइज कर लेना है, नजर में से निकल जाएगा, मोर देन इनफ है। बस थोड़ा ध्यान से करना है हाईलाइट, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना कि क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पोर्शन भी आता है तो एक दूसरे कलर के हाइलाइटर से जितना भी आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात हो, आर्कियोलॉजी के बारे में बात हो, टेम्पल्स के बारे में बात हो, सिक्के कहीं निकले हैं, सिक्कों के बारे में कोई बात हो रही है, किसी राजा के बारे में बात हो रही है कि उस राजा ने फलाने को पेट्रोनेज दी, उससे म्यूजिक काफी डेवलप हुआ, डांस डेवलप हुआ, आर्यभट्ट के बारे में कोई बात हो रही है, मान लीजिए महल वगैरह बनाने की कोई बात हो रही है, पेंटिंग्स की बात हो रही है, ऐसा कोई भी पोर्शन आते ही उसको दूसरे कलर से, मान लीजिए कोई भी आपने कलर हाइलाइटर ले लिया, उससे आपको वहां पे उसको हाईलाइट कर देना है ताकि रिवीजन के टाइम पे पता रहे कि ये पोर्शन आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेसिफिक है। उसमें से भी आप माइंड मैप के नोट्स निकाल सकते हैं अगर चाहते हैं तो। फिर उसके बाद है यहाँ पे पॉलिटी क्लास 11 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। 2 किताबें हैं हमारी पॉलिटी की क्लास 11 में, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है पॉलिटिकल थ्योरी। जो किताबें हैं उसमें इंडिया के बारे में लेस चीजें हैं, वो इंडिया सेंट्रिक किताब नहीं है, वो यहाँ पे आपकी फिलोसॉफिकल थोड़ी सी किताब हो जाती है। पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है कि जस्टिस होता है तो वो क्यों होता है, उसके पीछे जो बड़े बड़े आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला, क्या हुआ, वो आपके PSIR ऑप्शनल के लिए बड़ी अच्छी किताब है। लेकिन आप जिनका PSIR ऑप्शनल नहीं है वो बिल्कुल भी मत पढ़ना, वेस्ट ऑफ टाइम है पूरी तरीके से, क्योंकि वो सारी चीजें जितनी कवर होनी चाहिए वो आपकी बाकी की किताबों से हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। करना क्या है, मान लो
मुझे याद नहीं है कि ये जो किताब है ये कितने पेज की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वाई क्यों पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या परिस्थितियां थी, काफ़ी अच्छे कंपैरिजन यहाँ पे दिए गए हैं। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर किया गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो बड़ी सुंदर किताब है, बेस आपका बड़ा अच्छा बना देगी, फैक्ट आपके काफ़ी अच्छे कर देंगी, एग्जाम्पल आपको काफ़ी अच्छे देंगी, जिससे आप अपने मेंस में जिनको कोट कर सकते हैं उन एग्जाम्पल्स को और आपके बड़े काम आएंगे। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, यहां पे कब पढ़नी है, व्हेन, अभी पढ़ना है आपको। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसको अभी पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ओके, कैसे पढ़ना है, इसमें ज्यादातर जो नीले बॉक्स वगैरह दिए गए ना, अलग से एक बॉक्स बना के देते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको स्पेशली आपको हाईलाइट करना है और नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। हाउ, कैसे करना है, मान लीजिए 200 पेज की किताब है, तो या तो अगर आप थ्योरी वाले नोट्स बनाते हैं वैसे लाइन लिख लिख के बुलेट फॉर्म में या जिसमें भी, तो आपको ये ध्यान देना है कि बस 20 पेज में इसके नोट्स सिमट जाएं। इस किताब को एक बार पढ़ना है, दोबारा कभी खोल के नहीं देखना। इसमें से आप 20 पेज के नोट्स निकाल लेना, या फिर मान लीजिए अगर 12 चैप्टर है फॉर एग्जाम्पल, पता नहीं कितने हैं, याद नहीं है, 12 अगर चैप्टर हैं तो 12 माइंड मैप बना लेना, एक चैप्टर का एक माइंड मैप बना लेना, उसके बाद कभी नहीं खोलना, ठीक है ना। चलिए, इस किताब में एक चीज और याद रखना कि मेंस से रिलेटेड काफी सारी चीजें आती हैं, सोच के चलना कि हाँ यार ये मेंस में आ सकता है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ोगे ना, आपको पता चल जाएगी कि यार ये चीजें मेंस में हम ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में, तो वो अलग से अपने माइंड मैप में या नोट्स में ऐड करते चले जाना। फिर इसके बाद है पॉलिटी क्लास 12 कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये जो किताब है क्लास 12 की, ये यहाँ पे हमारे 2 पोर्शन को बेसिकली टैकल करती है। वो 2 पोर्शन क्या है, पहला है आपका IR, इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती है जो चलते आ रहे थे उसमें, प्लस में वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती है, कंटेम्परेरी जो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, ये वाली किताब आपको पढ़नी है। इसको भी आपको हाईलाइट करके और 10% की कैपेसिटी में इसके नोट्स बनाने। 10% जब मैं कहता हूं उसका मतलब ये है कि अगर जो किताब है वो 200 पेज की है तो उसके आपको यहां पे सिर्फ 20 पेज में नोट्स बना के खत्म कर देने हैं, एक बार पढ़नी है, दोबारा नहीं पढ़नी, ठीक है। फिर इसके बाद है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। ये किताब आपकी पॉलिटी में तो काम आती ही है, सबसे ज्यादा काम आती है आपकी जो हिस्ट्री का मैंने बताया था ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड है, देश के आजाद होने के बाद का पीरियड है, वहां पे काफी काम आती है। तो इसके भी आप यहाँ पे माइंड मैप वाले नोट्स बना लेना, बहुत ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, माइंड मैप के नोट बनाना। 10 चैप्टर है तो 10 माइंड मैप, ठीक है ना, मतलब कि 10 पेज के नोट्स आपके हो गए। इसके बाद है जियोग्राफी क्लास 11 एंड 12 कवर टू कवर पढ़नी है। ये किताबें सबसे ज्यादा जरूरी है, 4 किताबें हैं क्लास 11-12 की, बिल्कुल कवर टू कवर पढ़नी है। और ये किताबें ज्यादा बड़ी नहीं है, 100-125 पेज के अंदर सिमट जाती है एक किताब, बिल्कुल पतली पतली किताबें हैं। इनके भी आपको नोट्स बनाने हैं, बड़े अच्छे नोट्स बनाने हैं, माइंड मैप में बनाना चाहे आप अपने बुलेट फॉर्म में बनाना, लेकिन 10% या 15% की कैपेसिटी में नोट्स बना के साइड में रख देना। फिर इसके बाद है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। ये वाली जो किताब है ये आपका कवर करती है आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। ये किताब आपको कंप्लीट पढ़नी है, कंप्लीट इसको हाईलाइट कर लेना है, वो काम आएगा आपके प्रीलिम्स के लिए है ना, फैक्ट्स आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। और जो चैप्टर 6 है वो टेम्पल आर्किटेक्चर और स्कल्पचर से रिलेटेड, वो मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसका थोड़ा मेंस के हिसाब से अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर है लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। इस वाली किताब के चैप्टर नंबर 1 to 5 एंड 9 to 10 ये आपको करने हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन बताए थे, इनमें से क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इन किताबों को आप थोड़ा सा लेके चलना। पतली किताबें हैं, ज्यादा मोटी किताबें नहीं हैं। फिर है एक नोट है आपके लिए, क्लास 12 हिस्ट्री का मैंने बताया था कि थीम 1 जो है, नई वाली हिस्ट्री जो है उसकी थीम 1 है जो एंशिएंट इंडिया के लिए है 12th क्लास वाली हिस्ट्री में, उसका चैप्टर नंबर 4 है थिंकर्स बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। ये चैप्टर आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए स्पेशली पढ़ना है। फिर है आपकी थीम 2 जो मिडिवल हिस्ट्री के लिए है, उसमें आपको भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 जो विजयनगर एम्पायर के ऊपर है वो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। ये आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको हेल्प करेंगे।
फिर है इकोनॉमी, ये लास्ट किताब है एनसीईआरटी में जो जरूरी किताबों में से है, वो है इकोनॉमी की आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11। ये आपकी मेंस की आंसर राइटिंग में बड़ी ज्यादा हेल्प करने वाली है, ऐसे राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, काफी अच्छी किताब है, इसको जरूर पढ़ना है। और इसके ब्यूटीफुल नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको बता दिया था, या तो माइंड मैप में या फिर अपने 10-15% की कैपेसिटी में। इसके बाद बात करते हैं अलग जो बोर्ड्स हैं उनकी किताबें। सबसे पहले है NIOS की हिस्ट्री, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है ना। NIOS की हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी है? अब कुछ बोलते हैं यहाँ पे तमिलनाडु पढ़ लो, तमिलनाडु बोर्ड की किताबें भी अच्छी हैं, लेकिन पहले ये तो जान लो हम पढ़ते क्यों हैं, वाई पढ़ते क्यों हैं, ताकि हमारे प्रीलिम्स के लिए जो हमारी खास करके एंशिएंट और जो मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए और ज़्यादा फैक्ट हो जाए, और ज़्यादा थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाए, कवरेज हो जाए, उसके लिए हम पढ़ते हैं और टाइमलाइन के लिए पढ़ते हैं। ये जो दोनों ही किताबें हैं ना, NIOS की और तमिलनाडु वाली 11th-12th की, इनमें टाइमलाइन काफ़ी अच्छी दी गई है। आप इनको पढ़ते जाएंगे तो आपको ईजिली इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री है ना वो समझ में आ जाएगी काफ़ी अच्छे से। अब इन किताबों में भी जो ज़्यादा अच्छी किताब है वो आपकी NIOS वाली है, डाउनलोड करके देखना। एक चीज़ और भी है कि तमिलनाडु वाली जो किताब है वो हिंदी मीडियम वालों को नहीं मिलती है, शायद पता नहीं है या नहीं, वैसे इंग्लिश में ही आती है, इंग्लिश या वो तमिल में ही आती है। तो NIOS वाली यहाँ पे आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और बेस्ट किताब है ये। इसके बाद है, और ये भी बता दूं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक नहीं कई बार, ठीक है। फिर है तमिलनाडु इकोनॉमिक्स, तमिलनाडु बोर्ड की इकोनॉमिक्स की जो किताबें हैं वो आपको पढ़नी है, क्लास 11-12 की बहुत बढ़िया किताबें हैं, एकदम आपका पूरा पोर्शन कवर करा देंगी अच्छे से। इनके आपको नोट्स बनाने हैं अपने मेंस के लिए, माइंड मैप वाले नोट्स, ठीक है ना। फिर है NIOS एनवायरनमेंट, ठीक है ना। एनवायरनमेंट का जो पोर्शन है, आपकी जो शंकर किताब है वो काफ़ी ज़्यादा हैफेजेड किताब है, उसको समझने में थोड़ी आपको दिक्कत हो जाएगी शुरुआत में। तो बेस के लिए NIOS की जो एनवायरनमेंट की किताब है वो पढ़ लेना। 2 क्वेश्चन ज़्यादा भी आप बिल्कुल इजीली क्लियर करके आओगे, उनको कवर करके आओगे, राइट टिक करके आओगे प्रीलिम्स में, और आपका बेस भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इजी लैंग्वेज में। और खास बात है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है NIOS की एनवायरनमेंट की किताब, तो ये वाली पढ़ लेना, बड़ी अच्छी किताब है। ये हो गई अलग बोर्ड्स की किताबें। अब बात करते हैं व्हाट अबाउट, लेकिन सर आपने इनका तो नाम लिया ही नहीं, 6 to 10 NCERTs। ये जो किताबें हैं ये बेसिकली आपको जब बिल्कुल नोविस होते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता, तब पढ़ने के लिए बोला जाता है। इनमें से मेंस के लिए तो ज़्यादा कुछ आपको मिलने नहीं वाला, थोड़ी बहुत स्टोरी वगैरह आपको अगर कुछ कोट कर सकते हो तो वो अलग बात है, ठीक है ना। 6 to 10 के NCERTs में से खासकर जो ज्योग्राफी की है 7 to 10 वाली, वो प्रीलिम्स के टाइम पे, प्रीलिम्स से थोड़ा पहले एक बार उनको पढ़ लेना, या चाहे अभी पढ़ लेना, हाईलाइट करके छोड़ देना, कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। वो किस लिए है? ताकि प्रीलिम्स के लिए थोड़े और ज्यादा फैक्ट आपको मिल जाए, कवरेज थोड़ी अच्छी हो जाए, ताकि क्वेश्चन को सोल्व कर सको, ठीक है ना। उसके अलावा जो हिस्ट्री है और जो आपकी पॉलिटी है क्लास 6 to 10, वो पढ़िए या मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है और पहले से कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वरना इनको आप छोड़ सकते हैं या फिर हाईलाइट करके छोड़ सकते हो प्रीलिम्स के लिए। ये आपको क्लियर है? चलिए, फिर यहाँ पे क्लास 11 की हिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, किसी काम की नहीं है। और 9th-10th की हिस्ट्री बिल्कुल भी मत पढ़ना, 9th, 10th और 11th की, इनमें से कुछ भी नहीं आता है, ये किसी पोर्शन को कवर नहीं करती है हमारे लिए, ठीक है ना। आउट ऑफ सिलेबस है पूरी तरीके से। क्लास 11 की पॉलिटिकल थ्योरी मैंने बता दी, बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो मैक्रो, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। उससे अच्छी है जो आपको पढ़नी है वो है तमिलनाडु की इकोनॉमिक्स, ठीक है ना। और अगर आपको, क्योंकि तमिलनाडु की जो इकोनॉमिक्स है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए अवेलेबल नहीं है, तो NIOS की जो इकोनॉमिक्स की किताब है वो डाउनलोड कर लेना, वो बिल्कुल बेहतर काम करेगी, हिंदी में मिल जाएगी। फिर है क्लास 11th और 12th की जो सोशियोलॉजी है, बिल्कुल भी मत पढ़ना, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपको पता है कि कौन सा पिन पॉइंट चैप्टर पढ़ना है तो ठीक है, वरना छोड़ देना, काम की नहीं है। और फिर भी इसके अलावा भी आपको काफी सारा वर्क और करना पड़ेगा सोसाइटी के लिए, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं स्टैंडर्ड किताबों के बारे में। नितिन सिंघानिया जो हमारी बुक है वो कवर करेगी हमारा आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन। अब इसमें से भी कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं सच, प्रीलिम्स के क्वेश्चन लग जाते हैं, लग सकते हैं, चांस है कि एलिमिनेट कर पाओ आप, लेकिन मेंस में कोई क्वेश्चन इससे नहीं आते हैं। पिछली 4-5 साल में तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि यूपीएससी की जो अप्रोच है ना आर्ट एंड कल्चर पोर्शन को लेके, वो ऐसी है कि एनालिसिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ना कि आपसे आर्ट एंड कल्चर के बारे में ज्यादा कुछ पूछा जाए, ठीक है ना।
तो वो आपके जो पोर्शन है, वो जो क्वेश्चन है, वो इजीली आप इतिहास की किताबें जब पढ़ोगे ना, ये क्लास 12th की थीम 1, 2, 3, मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह, ये सब चीजें जब आप पढ़ोगे, NIOS की किताब पढ़ोगे, तो वो आपका ऑलरेडी बड़ा अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है ना। जब आप ये किताबें पढ़ लो ना, तब आर्ट एंड कल्चर के 5 साल के क्वेश्चन देखना, सारे के सारे सोल्व कर पाओगे। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए पढ़ना थोड़ा सा जरूरी है, थोड़ी एज होना जरूरी है आपके लिए। अब इस किताब को पढ़ना कैसे है, वो तरीका बड़ा आसान है। नोट्स नहीं बनाने हैं, भूल के भी मत बनाना इसके नोट्स, सिर्फ हाईलाइट करके छोड़ देना और 3-4 बार इसको रिवाइज कर लेना। फिर आती है हमारी यहाँ पे बिपिन चंद्रा। बिपिन चंद्रा आपको पढ़नी है स्पेशली जो मेंस का आपका हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का और आपका फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट है उसके लिए। लेकिन बिपिन चंद्रा के नोट्स आपको मैं दे रहा हूं प्रॉपर तरीके से, माइंड मैप्स दे रहा हूं, तो उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये किताब खरीदना भी मत बिल्कुल भी। स्पेक्ट्रम, इसके आपको क्या करने हैं, स्पेक्ट्रम के पूरी जो किताब है इंपॉर्टेंट है, खासकर कि आपकी 1750s के टाइम से लेके उसके बाद से पूरी इंपॉर्टेंट है। पूरी किताब को हाईलाइट करके मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अगर चाहते हो तो माइंड मैप्स इसके बना लेना, लेकिन इसके माइंड मैप्स बनाने के ज़्यादा फायदे हैं नहीं। इसको बस रिवाइज ही करोगे ना तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड मैप्स मैं आपको बिपिन चंद्रा के दे रहा हूं, तो स्पेक्ट्रम के मत बनाना, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, फैक्ट काफ़ी ज़्यादा है इसमें। ठीक है ना, सिर्फ रिवाइज ही करना इसको 10 बार। फिर है जीसी लियोंग, ठीक है ना, गोचेंग लियोंग, आपकी जो किताब है आपकी जियोग्राफी के लिए, तो ये आपको पढ़नी है। एकदम कंसाइज बुक है, छोटी सी किताब है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है, एक एड ऑन है 11th-12th के लिए, ये मान के चलिए। एटलस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ऑक्सफोर्ड की या ब्लैक स्वैन की या जो भी आपको मिलती है, एटलस मंगा लीजिए, काफी ज्यादा जरूरी है। डेली 10 से 15 मिनट का एक अलग ही टाइम रखिए सिर्फ मैप्स को देखने का, आपका इंटरेस्ट काफी ज्यादा जगता जाएगा, मैप सिर्फ देखते जाइए। ठीक है ना। इसके बाद है एम लक्ष्मीकांत। ये कैसे पढ़नी है ये भी जान लीजिए। क्यों पढ़नी है, पहली बात तो इंडियन पॉलिटी का मेजर पोर्शन इससे कवर होता है, बेस पूरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। वाई हो गया आपका। वैन कब पढ़नी है, बिल्कुल अभी पढ़नी है। क्या पढ़ना है इसमें, सब कुछ पढ़ना है। और कैसे पढ़नी है, प्रीलिम्स के लिए हाईलाइट कर लो अच्छे से पूरी किताब को। ठीक है, फैक्ट्स को, जितने भी फैक्ट्स हैं आपको लगता है कि हाँ यार इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, उसको आपने हाईलाइट कर दिया। और मेंस के लिए क्या करोगे, हर एक चैप्टर में से सिलेबस को देखते हुए एक एक माइंड मैप के नोट्स बना लेना, ताकि मेंस के टाइम पे पढ़ पाओ, रिवाइज कर पाओ, समझ जाओगे। ठीक है ना, आने वाली वीडियोस में। फिर है शंकर एनवायरनमेंट। ठीक है ना, NIOS की जो एनवायरनमेंट की किताब है वो पढ़ने के बाद शंकर एनवायरनमेंट काफी ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। अच्छी किताब है ये भी। इसके आपको क्या करना है, माइंड मैप्स बनाने हैं, वही पर चैप्टर एक बार पढ़ने हैं, दोबारा मत उठा के देखना, हाईलाइट करके छोड़ देना एक बार में। और फिर दूसरी इसके माइंड मैप्स आपको बना लेने हैं। प्रीलिम्स के लिए हाईलाइटेड पोर्शन को रिवाइज करते जाना, और मेंस के लिए अपने माइंड मैप नोट्स के ऊपर आपको रिलाई करना है। फिर है चैलेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी। ये जो आपकी किताब है अशोक कुमार के द्वारा लिखी गई है, ये आपके डिजास्टर वाला जो पोर्शन है और इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर लेती है, तो ये आपको पढ़नी है। फिर है लेक्सिकन फॉर GS4। एथिक्स के पेपर के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो लेक्सिकन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थोड़ी कंसाइज किताब है ये, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुब्बा राव थोड़ी सी बड़ी हो जाती है इससे। ठीक है ना, तो लेक्सिकन आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसमें भी अच्छे से सारी कवरेज दी गई है, काफी सारे टॉपर्स ने इसको यूज भी किया है। तो ये सारी आपकी स्टैंडर्ड किताबें हैं, इनके अलावा आपको कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर ऐसे जाओगे तो फिर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे वो फोटो डालते रहना इतनी इतनी किताबों की। ठीक है ना, इतनी इधर रखी हुई है, 100 किताबें रखी है ना। IAS बनने के लिए तो 100 किताबें पढ़नी पड़ती है। कोई 100 किताबें नहीं पढ़नी पड़ती। 100 किताबों को दिमाग में लेके जा सकते हो क्या, पेपर में जा सकते हो, एग्जाम हॉल में कभी भी नहीं जा पाओगे। आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चंस दिखाए हैं प्रीवियस ईयर्स के, उनको सोल्व करना कितना ज्यादा इजी है मैंने आपको बताया। अगर आपको हर एक टॉपिक के ऊपर, हर कीवर्ड के ऊपर अगर आपको अच्छे से बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उस कीवर्ड के बारे में आपको पता है, तो उसके ऊपर आप आंसर लिख सकते हो। थोड़े करंट अफेयर का मिश्रण, थोड़ी आपकी एनालिसिस करने की क्षमता, थोड़ा सा उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, और आपका आंसर हो गया। इतनी सी बात है ना, तो 100 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश का मैंने बता दिया, सारी किताबें हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। जो नहीं थी उसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको बता दिया। चलिए, इसके बाद कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स NCERTs के, वो आपको पढ़ने हैं एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए, है ना। एग्रीकल्चर मेजर पोर्शन है हमारा GS3 का। उसमें से आपके यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी किताब है उसका क्लास 11 की, उसका चैप्टर नंबर 2
ये आपको पढ़ना है। फिर है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो हमारी जियोग्राफी की किताब है, उसका चैप्टर 5 आपको पढ़ना है। हमारी जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया है उसका जो चैप्टर आता है एग्रीकल्चर के ऊपर, वो आपको पढ़ना है। ये एडिशनल चैप्टर्स हैं आपके लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको क्लास 9 की जो साइंस की बुक है उसके चैप्टर नंबर 14 और 15 पढ़ने हैं, ठीक है ना। अभी मार्क कर लेना। साइंस क्लास 10 की जो साइंस की किताब है उसके चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 पढ़ने हैं आपको। केमिस्ट्री जो क्लास 11 की वॉल्यूम 3 है उसके चैप्टर नंबर 14 आपको पढ़ना है। बायोलॉजी क्लास 12 जो वॉल्यूम 2 है उसका यूनिट नंबर 8, 9 एंड 10 आपको पढ़नी है। ये स्लाइड वैसे टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगी, नोट्स भी बना सकते हो। एनवायरनमेंट के लिए साइंस क्लास 10 चैप्टर 15, ठीक है ना, जो आपकी क्लास 10 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 15। फिर है केमिस्ट्री क्लास 11 यूनिट नंबर 14 और बायोलॉजी जो क्लास 12 है उसकी यूनिट नंबर 10। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है। ये आपकी बुक्स थी, इनके अलावा तो किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है। नाम ले देता हूं किन की ज़रूरत नहीं है। रमेश सिंह या संजीव वर्मा पढ़ते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन कैसे आते हैं ये जान लो पहले। इकोनॉमिक्स के लिए मोटी मोटी किताबें पढ़ने बैठ जाते हो, ठीक है ना। गवर्नेंस के लिए अलग से किताब लेके बैठ जाओगे, IR के लिए अलग से किताब लेके बैठ जाओगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे उतना ज़्यादा दूर जाओगे एग्जाम से, ना कि पास जाओगे। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पे बोलते हैं प्लासी टू पार्टीशन पढ़ लो, बेस्ट किताब है, लेकिन कितनी किताबें पढ़ोगे, ठीक है ना। प्लासी टू पार्टीशन जो किताब है या इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिपिन चंद्रा की दूसरी किताब है हिस्ट्री के लिए, वो आपके ऑप्शनल के लिए होती है। नॉर्मल लॉ जो किताब है आपकी नॉर्मल लॉ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, वो आपके ऑप्शनल के लिए होती है। अब किसी कोई भी उठा के रेफर कर देता है, पहले क्वेश्चंस तो देख लो कितने आते हैं, किस टाइप के आते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए कोई बता रहा है CCRT वेबसाइट से नोट्स बनाइए, ये बनाइए, फलाना बनाइए। क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से, मैंने आपको बताया था, याद है ना। क्वेश्चन मैंने दिखाए थे प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी, करंट अफेयर से आ रहे हैं या फिर नॉर्मल एनालिसिस के बेस पे आ रहे हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपके आर्ट एंड कल्चर पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ओके, इंडियन सोसाइटी के लिए बता देते हैं सोशियोलॉजी पढ़ लो। क्या करोगे सोशियोलॉजी पढ़ के? सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हो? सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो समाज के ऊपर स्टडी करता है, और समाज अपने आप में एक अलग चीज होती है। भारतीय समाज एक अलग चीज है, वो अलग सब्जेक्ट है, तो वो हमें पढ़ना होता है। ओके, तो लिमिटेड अपनी किताबें रखिए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपको करना है, तब जाके आपको सक्सेस मिलने वाली है, वरना सक्सेस में बड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। सिर्फ इतनी किताबें हैं, इनके अलावा कोई किताब नहीं है। अब भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे जाके पूछना। जब भी कंफ्यूजन आए, टेलीग्राम पे अवेलेबल हूँ, फोन पे अवेलेबल हूँ, जाके सीधा पूछना। जो भी डाउट अपने लिख लेना और फोन करके मुझसे पूछ लेना। मल्टीपल डाउट्स भी अगर आपके हैं तो ये हो गया। तो तरीका क्या है वो समझिए। सबसे पहले परफेक्ट सोर्सेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस के हिसाब से क्या है परफेक्ट आपकी सोर्सेज। बुक्स हो सकती है, नोट्स हो सकते हैं कोचिंग के, इंटरनेट हो सकता है, मैगजीन हो सकती है, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक बार स्टडी करना है। काफ़ी बच्चे तो हंसेंगे देखने वाले, काफ़ी बच्चे डाउट में चले जाएंगे कि एक बार में कैसे हम यहाँ पे स्टडी करके किसी चीज़ को समझ सकते हैं। ऐसा है कि मल्टीपल टाइम्स आपको इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपका पढ़ने का तरीका पहली बात तो ठीक नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप उसको रिवाइज नहीं करते हैं। ध्यान से सुनना, रिवाइज नहीं करते हो ना टाइम से, इसलिए भूल जाते हो और फिर लगता है कि समझ में तो आया ही नहीं, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। एक बार में भी पढ़ा जा सकता है किसी अननोन चैप्टर को भी। जिस सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम डर लगता है ना, और जिस टॉपिक में, अगर वो भी एक बार ना समझा दिया ना तो मुझे बताना, ठीक है ना। और खुद समझोगे, तरीका मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो ये हो गया। फिर है हाईलाइट करना है प्रीलिम्स के लिए, P मार्क कर देना है, P लिख देना है वहां पे, ठीक है। और क्या करना है, और टर्न इन वन लाइनर फॉर्म, या फिर P अगर नहीं लिखना चाहते तो हर एक स्टेटमेंट को सीधा वन लाइनर फॉर्म में लिख दो। क्वेश्चन बना दो उसका और उसके सामने उसका आंसर लिख दो, क्वेश्चन बना दो उसके सामने उसका आंसर लिख दो, क्वेश्चन बना दो आंसर लिख दो, ठीक है ना। ऐसे वन लाइनर में कन्वर्ट कर सकते हो, आपका खुद का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा। और फिर क्या करना है, एक्सट्रैक्ट नोट्स माइंड मैप फॉर मेंस, और इसी हाईलाइटेड पोर्शन में से जो आपने अच्छे से पढ़ के बनाया है, हाईलाइट किया है, अपने माइंड मैप निकालने हैं, है ना। माइंड मैप सुन सुन के आज तो सर में दर्द हो गया होगा। फिर है रिवाइज एज पर लॉग। अब ये लॉग क्या है, ये लॉग बुक क्या है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको सही टाइम पे रिवाइज करना है।
पढ़ लिया, मान लीजिए आज आपने एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 5 पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको ये पता है इसको रिवाइज कब करना है, चलो नाइट में कर लोगे, है ना, नाइट में कर लोगे, क्या हो जाएगा नाइट में रिवाइज करने से, फिर भूल जाओगे 10 दिन बाद। संडे को कर लोगे, चलिए ठीक है, संडे को कर लोगे, फिर भी भूल जाओगे उसके बाद भी। आपको प्रॉपरली पता है कि कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा, कब कब करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, वो सब चीजें हो गई, ठीक है ना। फिर आपको ये पता रहेगा कि अगर आपको पता है कि इस दिन मुझे रिवाइज करना है, तो आपको कैसे पता कि 3 दिन पहले मैंने क्या पढ़ा था, 7 दिन पहले क्या पढ़ा था, 15 दिन पहले क्या पढ़ा था। तो वहां पे आपकी आती है डेली लॉग, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फिर है नो द यूज, जो पढ़ रहे हो ना उसका यूज पता होना चाहिए कि वो कहां पे आपके इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद है इंप्लीमेंट, फिर आपको करना है फाइनली इंप्लीमेंट। इसके बाद है प्लान मैक्रो टू माइक्रो। ये बात याद रखना, 2021 वाले बच्चे हैं उनके पास अभी करीब करीब 240 दिन, 230 से 240 दिन बचे हैं, और आपके जो 2022 वाले बच्चे हैं वो इसमें 1 ईयर और ऐड कर दो पूरी की पूरी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले तो ये लिख लो, पूरा पेजेस भर लो अपने कि टोटली पढ़ना क्या है, उसको बोलते हैं मैक्रो प्लानिंग, ठीक है ना। टोटली क्या क्या पढ़ना है सारी चीजें लिख डालो एक बार अच्छे से, बड़े चार्ट बना लो, उस पे लिख लो, बेंच के सामने लगा लो। फिर करो माइक्रो प्लानिंग, है ना, कि 1 साल के ये टारगेट है, 1 साल में मुझे ये सब करना है। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूं, मुझे इसको 1 साल में अचीव करने के लिए 1 महीने में कितना पढ़ना पड़ेगा, आइडिया लगाओ, ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे। तो आप यहाँ पे 1 महीने का टारगेट सेट करोगे, उसमें से और माइक्रो निकल के आएगा कि वीकली कितना करना है, और वीकली को पूरा अचीव करने के लिए डेली कितना करना है। तो डेली टारगेट बेस्ड स्टडीज करना, मैक्रो टू माइक्रो में जाना, ठीक है ना। माइक्रो स्टडीज मतलब कि डेली अगर अचीव करोगे ना, हर दिन 1 कदम रहेगा लबासना की तरफ। फिर है रिमेंबर फॉर प्री, याद रखना प्रीलिम्स के लिए मोर कवरेज इज रिक्वायर्ड। प्रीलिम्स कैसा एग्जाम है, जिस चीज के ऊपर से आप 2-3 बार पढ़ के निकल गए ना, उससे रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन अगर आपका आएगा, तो आपने अगर प्रैक्टिस किए हैं, मॉक टेस्ट वगैरह आपको एलिमिनेट करना आ गया है, जो कि आपको आ ही जाएगा, तो आप उस बेटर कवरेज से ही अपने प्री को सोल्व कर पाओगे अच्छे से, ठीक है ना। तो ज्यादा कवरेज की जरूरत होती है, आंसर आपके सामने होते हैं, आपके दिमाग में वो आ जाता है कहीं ना कहीं से। फिर है फॉर मेंस गो सिलेबस वाइज पॉलिश योर बुकलेट्स। मेंस के लिए क्या करना है, सिलेबस के जितने भी वर्ड्स हैं सबके ऊपर नोट्स बनाने हैं, किताबों से बनाओ, इंटरनेट से बनाओ, ऐड ऑन करो उसके अंदर, जितना ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हो, यूनिक बनाओ। एम लक्ष्मीकांत तो हर एक पढ़ रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा नंबर कैसे आएंगे, स्पेक्ट्रम तो हर एक पढ़ रहे हैं, आपके एक्स्ट्रा नंबर कहां से आएंगे, कहां से आएंगे, जो आपने पॉलिश किया है, जो आपने ऐड ऑन किया है, इंटरनेट पे जाके थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, न्यूज में उससे रिलेटेड, पेपर में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में उससे रिलेटेड कुछ दिखा वो ऐड ऑन कर दिया। जितना ज्यादा बेटा यूनिक बना पाओगे ना, जितनी अच्छी चीजें डाल पाओगे, उतने ही चांस बढ़ते जाएंगे क्लियर करने के। तो ये बुकलेट क्या होती है वो तो मैंने आपको बता ही रखा है, जिसको नहीं पता कॉमेंट्स में बता देना, वीडियो बना दूंगा पूरी बुकलेट के ऊपर, ठीक है। फॉर एक्स्ट्रा मार्क्स लिटल मोर एडिशन, ठीक है ना। सो दिस वॉज 50-50। तो आप बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये 50-50 क्या है, तो मैंने आपको बता दिया ना, ये है 50-50 की। देखिए जो किताबें आपको पढ़नी है वो आपका 50% पोर्शन है, वो आपको खुद पढ़नी है, और जो सेल्फ लिखा हुआ है, आई एम विवेकानंदा वाले बच्चे को बता रहा हूं, सारे सभी बच्चों को, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। वरना आप उसके अंदर खोके रह जाओगे, या फिर आप तो सिर्फ किताबें ही पढ़ते रहोगे, और जब पेपर आएगा तो पता चलेगा कि यार ये एग्रीकल्चर के क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, इंडियन सोसाइटी, यार ये इतने सारे क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन, ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं, मैंने तो सोशियोलॉजी पढ़ी थी, मैंने तो पढ़े ही नहीं। तो ये वाली दिक्कतें खत्म करने के लिए 50-50 में ये स्प्लिट कर दिया है। ओके, समझ गए ना 50-50। आज तो नेक्स्ट वीडियो क्या आएगी, रिवीजन के ऊपर आएगी, है ना। बोर मत हो ना, बहुत खास वीडियो है, बड़ी मेहनत से बनाई है रिवीजन की वीडियो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। माइंड मैप रिवीजन में से ही निकल के आता है। अच्छे से रिवीजन कैसे कर पाओगे, अच्छे जब आपके नोट्स होंगे, सीधी सी बात है। माइंड मैप, अच्छे माइंड मैप कैसे बना पाओगे वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से पढ़ते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक वीडियो आएगी 3 ट्रायल्स फॉर यूपीएससी सीएससी की। यूपीएससी सीएससी एग्जाम के लिए हम 3 प्रकार के ट्रायल करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर एक वीडियो आएगी P&M के ऊपर। आप में से
कुछ बच्चों ने पूछा था कि सर ये कैसे पता चले कि कहाँ हमें पी लिखना है, कि ये प्रीलिम्स में आ सकता है, कहाँ मेंस के लिए एम लिखना है, तो वो उसके ऊपर एक वीडियो आएगी। आई थिंक आपको बुक्स एंड रिसोर्सेज क्लियर हो गए। ये पीडीएफ आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा। कोई नया बच्चा अगर देख रहा है तो आप टेलीग्राम पे आके जुड़ सकते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एंड बाय। मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें बात करेंगे रिवीजन के लिए। बाय।